ओके और लाइट अगर पार्टिकल नेचर दिखाता है तो वेव नेचर शो नहीं करेगा, बोथ द बिहेवियर्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, अभी गाइनुल ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था, सर ये समझ में नहीं आ रहा, डाउट है। देखो फिजिक्स में हम क्या करते हैं ना, नेचर के फिनोमिनन को एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं, और लाइट के बारे में तुझे डाउट नहीं है, सबको डाउट है इस दुनिया में जितने सारे साइंटिस्ट है, लाइट को आज तक प्रॉपर्ली समझा नहीं गया। जस्ट लाइट जो फिनोमिनन शो करता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग थ्योरी बनाया गया। इंटरफेरेंस डिफ्लेक्शन को समझने के लिए लाइट को वेव जैसा ट्रीट किया गया, लेकिन इलेक्ट्रो जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसको समझने के लिए लाइट को पार्टिकल जैसा ट्रीट करना पड़ा, तब जाके वो फिनोमिनन एक्सप्लेन हो पाया। इज दैट क्लियर? तो हमारा जो ये आज का डिस्कशन है वो इसी पे ही है कि अगर ये मेटल सरफेस हम लाइट चमकाते हैं और लाइट इलेक्ट्रॉन एमिट होता है तो होता कैसे, और इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। वी आर गोइंग टू यूज द पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, जो ये कहता है कि लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स। और ये कोई नया चीज नहीं है, आई थिंक तुमने केमिस्ट्री में भी पढ़ लिया होगा, लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, और अदर वर्ड्स में ये भी कह सकता हूँ कि एनर्जी ऑफ लाइट इज क्वांटाइज्ड, बिकॉज देखो अगर पैकेट्स ऑफ एनर्जी है और लाइट अगर इफ इट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स, और एनर्जी ऑफ फोटोन कितना पाया गया, ये पाया गया कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू h इंटू नू, या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एच सी बाई लेमडा। नू जो है दैट इज फ्रीक्वेंसी, एच सी बाई लेमडा फ्रीक्वेंसी को अगर हम वेवलेंथ के टर्म्स में लिखना चाहे तो एच सी बाई लेमडा लिख सकते हैं। दिस इज द एनर्जी ऑफ ए फोटोन। तो अगर तुम मुझे पूछोगे कि नहीं किसी लाइट में टोटल एनर्जी कितना है, टोटल एनर्जी तो वो कितना होगा, नंबर ऑफ पैकेट्स, एन इज द नंबर ऑफ पैकेट्स, है ना, n is the number of packets multiplied by energy of one photon। तो ये जो n है ये तो इंटीजर है, this n is basically integer। और तुमको पता होना चाहिए कि हम कब किसी क्वांटिटी को क्वांटाइज्ड कहते हैं, हम तब किसी क्वांटिटी को क्वांटाइज्ड कहते हैं when that particular quantity can be expressed as an integral multiple of a single unit। यहाँ पर EP जो है that is the unit that we are talking about, that is the unit that we are talking about। और इसका कितना टाइम्स, इसका कुछ इंटीजर टाइम्स। so that is the reason हम कहते हैं कि लाइट का जो एनर्जी है that is quantized। ठीक है, तो ये हो गया इनिशियल डिस्कशन, इसके एक फोटो लेके रखो, किसी को अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क मी, यू कैन आस्क मी या चैट में लिख सकते हो, नहीं है कोई डाउट देन वी विल मूव अहेड। सर वो जो परफेक्टली एब्जॉर्प्शन जो होता है सर, मोमेंटम जीरो क्यों हो जाता है सर? मोमेंटम तो h बाई h वही रहना चाहिए ना, बिकॉज h वो बाई न्यू। ब्लैक बॉडी उसको कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है ना, तो फोटोन वैनिश। एब्जॉर्ब करके सर पास थ्रू होके तो चल, तो आगे चलता ही रहता है ना। नहीं 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 नहीं, क्यों, एटॉमिक स्ट्रक्चर में नहीं पढ़ा कि लाइट गिराने से इलेक्ट्रॉन्स उसको एब्जॉर्ब करके हायर ऑर्बिट में चला जाता है, पास थ्रू कहाँ करता है। अगर इलेक्ट्रॉन इफ दैट एनर्जी इज इक्वल टू द एनर्जी गैप, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो एनर्जी लेके एब्जॉर्ब करके हायर ऑर्बिट्स में चला जाएगा, कुछ पास थ्रू कर जाएंगे कुछ पास थ्रू नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? एनीवन एल्स? एनीवन, द चैट बॉक्स इज ओपन, अगर किसी को कोई डाउट है, अगर सब ठीक है तो एक यस दो, यस बोलो सब लोग, देन वी कैन मूव अहेड। सब लोगों से यस जल्दी से। यस सर। यस सर। यस सर। चलो यस चलो, सर। यस सर। इसका एक फोटो खींच लेना, ठीक है ना, ठीक है, फोटो तो दिस, और इसका इसके इसके ऊपर और एक, ये तो छोटा सा मैंने तुमको एक रिकैप दे दिया, ठीक है, एक्चुअली मैं ऑलरेडी ये चीज पढ़ा चुका हूँ आज, लेकिन मैं नया चीज पढ़ाऊंगा, ठीक है, ताकि जिन लोगों ने देखा नहीं उनको एटलीस्ट थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। दैट इज द रीजन मैंने थोड़ा सा रिकैप दे दिया। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आज क्लास में भी डिस्कस किया हूँ कि अगर तुम्हारे पास कोई मेटल सरफेस है, इफ यू हैव गॉट ए मेटल सरफेस, हमको पता है कि मेटल्स के पास ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से निकल के क्यों नहीं आते, हमें उन पर लाइट क्यों चमकाना पड़ता है, बिकॉज हम उसको ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, राइट, सो दे शुड कम आउट इजीली। देखो इलेक्ट्रॉन्स फ्री अगर है तो ये मतलब समझाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर फ्री है, दे आर एबल टू मूव इनसाइड द मेटल फ्रीली। बट अगर उसी इलेक्ट्रॉन को तुमको मेटल सरफेस से बाहर निकाल के लेके जाना है, वो आसान नहीं है, बिकॉज खुद सोच के देखो, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने का कोशिश कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो सरफेस तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो अगर सरफेस पॉजिटिव बन गया, ये मेटल सरफेस पॉजिटिव आयन से घिर गया है, तो इलेक्ट्रॉन को निकलना उतना आसान होगा क्या, नहीं ना, बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन्स विल बी पुल्ड बैक बाय द मेटल सरफेस।
which means कि इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर निकल के जाना है, they have to overcome a potential barrier. एक पोटेंशियल बैरियर है जिसको इसको ओवरकम करना पड़ेगा. इन इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव आयंस के अट्रैक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा, तभी जाके ये होगा, मेटल सरफेस से बाहर निकल पाएगा. इज दैट क्लियर? समझ में आया? पक्का? चलो, गिव मी अ यस. सर. यस सर. ओके ओके, चलो ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. सो वेल एंड गुड. इसलिए हमको पोटेंशियल बैरियर ओवरकम करना. कौन लिख रहा है यार इसमें स्क्रीन में? मत करो यार, पढ़ाने दो. ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल बैरियर. ठीक है ना? दैट मीन्स अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकालना है तो एटलीस्ट पोटेंशियल बैरियर जैसा हमको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा. जितना पोटेंशियल बैरियर है एटलीस्ट उसके बराबर एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ पाए. ठीक है ना? और जितना एनर्जी, वो जो मिनिमम एनर्जी है विच इज इक्वल टू दी पोटेंशियल बैरियर. चलो, दिस एनर्जी, दिस मिनिमम एनर्जी which is just equal to the potential barrier, मतलब पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है, उसी एनर्जी को हम बहुत, उसका नाम बहुत फेमस है, उसको हम वर्क फंक्शन बुलाते हैं. क्या बुलाते हैं उसको? वी कॉल इट एज वर्क फंक्शन. जिन लोगों ने आज का क्लास ऑलरेडी अटेंड किया है, छोड़ के मत जाना, क्योंकि इसके बाद मैं नया टॉपिक चालू करूंगा. तो उसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं. ठीक है ना? वर्क फंक्शन मतलब दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द मेटल सरफेस. ठीक है? तो हमको पता है कि ये वर्क फंक्शन, ये तो बेसिकली एनर्जी है. दिस इज बेसिकली एनर्जी. एनर्जी को देता कौन है? फोटोन देता है. तो फोटोन अगर सिंपली या जस्ट इतना ही एनर्जी देता है, तो इस फोटोन का जो फ्रीक्वेंसी होगा, नू वाला फ्रीक्वेंसी, ये कौन सा एनर्जी है? दिस एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन. दिस फोटोन वाला एनर्जी विल जस्ट प्रोवाइड an energy equal to the work function. Under that scenario, this frequency is called as threshold frequency. हम कहते हैं इसको threshold frequency. Threshold का मतलब है चौखट. मतलब मिनिमम इतना फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन चाहिए होगा if you want the electrons to get ejected out. ठीक है? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, the frequency of the photon just sufficient to liberate the electron only is known as threshold frequency. ठीक है ना? If the incident frequency is less than nu naught मतलब threshold frequency, no photoelectrons, no photoelectric effect is observed, because देखो एनर्जी जो है फोटोन का, that is directly proportional to frequency. तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में ही इलेक्ट्रॉन जो है वो सरफेस से निकल पाते. अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हुआ तो एनर्जी भी वर्क फंक्शन से कम होगा, और वो फोटोन उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकाल नहीं पाएगा. तो ये जो फ्रीक्वेंसी, इसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. और फ्रीक्वेंसी को अगर मैं लैम्डा के फॉर्म में लिखूं, तो इस लैम्डा को हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं. बहुत ही बेसिक. ठीक है ना? ओके ओके, लेट्स स्टार्ट ऑफ. यहाँ तक सबको समझ में आया? एवरीथिंग इज ओके? चलो, गिव मी a yes in the chat box if it is everything is okay, we can move forward. Okay. इसका एक स्नैपशॉट लेके रखो एवरीवन. ठीक है, स्नैपशॉट. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. ओके, बढ़िया है. लेट्स मूव अहेड. आगे बढ़ते हैं. अभी इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ने के लिए, जो सेटअप हम यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं फोटो सेल. उसको हम कहते हैं फोटो सेल. देखो यहाँ पर, दिस इज द फोटो सेल एंड दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है? इस इफेक्ट को स्टडी करने के लिए हम इस सेटअप को यूज करते हैं. सेटअप बहुत ही बेसिक सेटअप है. यू नीड टू अंडरस्टैंड. देखो ये वाला, मेरे कर्सर में ध्यान दो. ये वाला जो है, दिस इज आवर मेटल सरफेस. ये वाला हमारा मेटल सरफेस. ठीक है? दिस इज आवर मेटल प्लेट. और ध्यान से देखो, यहाँ पर और एक प्लेट है. एक मेटल प्लेट हमने किसके साथ कनेक्ट करके रखा है? दिस इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल. राइट? अंडरस्टैंड. यहाँ पर ये जो मेटल प्लेट है, इसका पोटेंशियल नेगेटिव है, बिकॉज दिस इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी.
और दूसरा जो है प्लेट, इसको हम रिसीवर कहते हैं, एनोड या रिसीवर कहते हैं। इसको हमने कहाँ से कनेक्ट करके रखा, हमने एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करके रखा, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव। और ये पूरा जो सेटअप है ये वैक्यूम चैम्बर में, ध्यान से देखो, दिस इज केप्ट इन ए वैक्यूम चैम्बर। ये पूरा एक सेटअप है। वैक्यूम चैम्बर में क्यों रखा जाता है वो तो मैं तुमको समझाऊंगा, फिलहाल इस बात को समझो। ये वैक्यूम चैम्बर है, ठीक है। और ये जो मेटल सरफेस है, दिस इज अवर सोर्स ऑफ लाइट। ये जो है दिस इज अवर सोर्स ऑफ लाइट। एंड ये जो लाइट चमका रहा है, ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिख के रखा है, दिस इज लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। मतलब ऐसा फ्रीक्वेंसी, ऐसा वेवलेंथ जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा पाता है। बिकॉज हर लाइट दिखा नहीं पाएगा, बिकॉज तुमने जो मेटल सरफेस के ऊपर पैकेट्स फेंका है, जो क्वांटास ऑफ लाइट फेंका, जो फोटोन्स फेंका है, उन फोटोन्स के पास अगर एनर्जी वर्क फंक्शन या वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तभी जाके उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकल सकता है, ठीक है। सो अभी अगर वो फोटोन के पास एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं हो। इसमें बहुत लोगों का कंफ्यूजन आ सकता है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मैटर में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पैकेट को ऑब्जर्व ना करे, 2-3 पैकेट को ऑब्जर्व करके उसके पास सफिशिएंट एनर्जी आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा। तो आइंस्टाइन ने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही पैकेट को ऑब्जर्व कर सकता है, मल्टीपल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं कर सकता। उसने कहा कि आपको ऐसे ही समझना है चीजों को, ठीक है। इट विल नॉट बी एबल टू एब्जॉर्ब मल्टीपल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो जस्ट इमेजिन कि तुम लोग सारे क्लास में बैठे हुए हो और सबके पास मैंने पैकेट्स फेंका, हर किसी को सिर्फ एक ही पैकेट मिलता है। अगर उस पैकेट के पास वर्क फंक्शन या वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी है, तो तुम उस एनर्जी को ऑब्जर्व करके तुम जो इलेक्ट्रॉन हो वो क्लासरूम से बाहर चले जाओगे। क्लासरूम हो गया मेटल का लैटिस। अगर तुमको जो पैकेट मिला उसका एनर्जी वर्क फंक्शन से कम हुआ तो तुम एब्जॉर्व तो कर भी लोगे, लेकिन मेटल सरफेस से निकल नहीं पाओगे, ठीक है। दैट इज द रीजन हमने यहाँ पर लिखा लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। सिर्फ ऐसा ही लाइट इलेक्ट्रॉन एमिट कर सकता है। एंड इट इज वेरी ऑब्वियस कि हमने ऐसा सेटअप क्यों रखा है। एक बार तुमने इस मेटल सरफेस पर लाइट चमकाया और यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकला, तो कितना इलेक्ट्रॉन्स निकला, कितना इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड तक पहुंच पाते हैं, इनको स्टडी करने के लिए हमको एक क्लोज्ड सर्किट चाहिए होगा। हमको एक क्लोज सर्किट चाहिए होगा। अगर हमारे पास एक क्लोज सर्किट नहीं है तो हम ये स्टडी नहीं कर पाएंगे कितना इलेक्ट्रॉन्स निकला। सो दैट इज द रीजन। ध्यान से देखो, हमने एक प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल में रखा है, दूसरे प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल में रखा है, इसलिए क्योंकि एक बार इस मेटल सरफेस से जब ये इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एज बिकॉज दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दिस वे, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स किस तरफ लग रहा होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स जो है वो इस तरफ लग रहा होगा। That means now this ejected electrons, we call these electrons as the photoelectrons, which are emitted from the metal surface, is now being pulled towards anode, because यहाँ पर positive potential है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, और इनको पुल करके इस तरफ दिया जा रहा है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से निकलेंगे और ट्रैवल करते 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 यहाँ पहुंचेंगे। फिर ऑल दिस इलेक्ट्रॉन्स will travel back and come back to the metal surface। तो ये तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, तो ये पॉजिटिव आयन बन जाएगा। फिर से इलेक्ट्रॉन्स इसके पास रिटर्न जब आ जाएगा तो ये जो पॉजिटिव बना था ये फिर से गायब हो जाएगा। एंड दिस प्रोसेस विल कीप ऑन हैपनिंग। बात समझ में आया? तो इसके चलते इस सर्किट में एक करंट फ्लो करेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आया, फिर एनोड के पास पहुंचा, एनोड के पास पहुंच के बैटरी के थ्रू पास करेगा, फिर जो मेटल आयन पॉजिटिव बन चुका था उसके पास फिर से रिटर्न चला जाएगा, तो मेटल फिर से न्यूट्रल बन जाएगा। एंड दिस क्लोज्ड सर्किट विल कीप ऑन हैपनिंग। तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो करता है उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसमें जो ये करंट फ्लो कर रहा है आईपी, इसको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ओके। देखो कैथोड को हमने क्या नाम देके रखा है, कैथोड को हमने नाम देके रखा है इमीटर, बिकॉज कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है। एनोड को हमने क्या नाम देके रखा है, रिसीवर, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर रहा है। ठीक है, अच्छा वैक्यूम क्यों बना के रखा, बिकॉज खुद सोच के देखो, जब इलेक्ट्रॉन्स इस पर्टिकुलर इमीटर से निकलता है, कैथोड से निकलता है, हम नहीं चाहेंगे कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस रास्ते के थ्रू ट्रेवल करे, मेरे कर्सर को देखो, जब इस रास्ते के थ्रू ट्रेवल करे तो वो एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स के साथ टकराए।
हम इसको स्टडी करना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के पास कितना एनर्जी होगा। तो अगर जब चलते चलते ही अगर एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स या एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स के साथ टकरा जाता है, दे आर गोइंग टू लूज एनर्जी। और कौन सा इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी लूज करेगा, इट इज अनअकाउंटेबल, हम अकाउंट नहीं कर सकते। हमको इस एक्सपेरिमेंट को बिना कोई एरर स्टडी करना है। दैट इज द रीजन हम अंदर वैक्यूम मेंटेन करके रखते हैं, ताकि इलेक्ट्रॉन्स जब कैथोड से ट्रैवल करके एनोड तक पहुंचते हैं, रास्ते में उनका एनर्जी लॉस ना हो, रास्ते में वो किसी और पार्टिकल के साथ टकरा ना जाए। ठीक है, सो ये तो था इंट्रोडक्शन इस फोटो सेल का। अगर किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी नाउ। चलो इट्स ओपन, चैट में भी लिख सकते हो या पूछ भी सकते हो। एनीवन, एनीथिंग? हेलो सर, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा का एनर्जी दिया गया तो फिर वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहा जाता है? वो मैं बताऊंगा, इसके आगे जाके डिस्कशन है इसका। इफ द एनर्जी इज मोर देन वर्क फंक्शन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, जस्ट हैव पेशेंस, आगे आएगा ये कहानी। एनीथिंग, एनीवन, एनीथिंग एल्स? कम ऑन, सबको समझ में आया? चलो गिव मी रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, गिव मी रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। टोटल 14 पार्टिसिपेंट्स है, 14 रिप्लाई आना चाहिए चैट बॉक्स में सबसे। मानव, मृणाल, चिन्मय, चलो आसिफ, भार्गव, अंशुमन, ईशिता, अंशुमन। सर करंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन जिस तरह फ्लो कर रहे हैं उसका ऑपोजिट डायरेक्शन। करंट का डायरेक्शन जो बेसिक कन्वेंशन है वही फॉलो करेंगे ना। करंट इज ऑलवेज टेकन इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। सर एयर को आयोनाइज करना इजी होना चाहिए। एयर को आयोनाइज करना, क्यों एयर को क्यों आयोनाइज करना चाहता है अनुराग? हम तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को स्टडी करना चाहेंगे ना, तो अनवांटेड यू नो क्या बोलते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं करेंगे। सर ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन रीचेस द रिसीवर, नहीं, हर एक इलेक्ट्रॉन रिसीव नहीं करता। इसके ऊपर भी बहुत बढ़िया सा डिस्कशन है, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे सर, ताकि इजी करंट इजी फ्लो होगा। नहीं, हमको एयर को आयनाइज करके करंट फ्लो नहीं कराना, हमको जो यहाँ पर करंट चाहिए वो फोटो इलेक्ट्रॉन वाला करंट चाहिए। अनुराग ने क्वेश्चन पूछा कि सर एयर को आयनाइज करने से और भी फ्री चार्जेस होगा तो और भी बढ़िया करंट होगा। हमको बढ़िया करंट नहीं चाहिए, हमको फोटो इलेक्ट्रॉन्स का करंट चाहिए, हमको उसको स्टडी करना है। ठीक है, अंशुमन और एक पूछ रहा है, अंशुमन सिंह ये पूछ रहा है सर इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी तो आएगा? ऑब्वियसली आएगा, अगर तुमने उसका एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा दिया ऑब्वियसली आएगा। ये आगे जाके हम और भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। Anything else? If it's okay, we shall move forward. सर इलेक्ट्रॉन का स्पीड ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा या उससे ज्यादा होगा? ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं यार, ये तो कंडक्टर है ही नहीं ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन से मतलब कंडक्टर के अंदर मूवमेंट नहीं है, अलग होगा ये वेलोसिटी। अलग होगा। यस अलग होगा, उसके साथ कंपेयर मत कर, वो कंडक्टर के अंदर का मूवमेंट था, यहाँ पर कंडक्टर नहीं है यार, वैक्यूम है, टकराने वाला कोई नहीं है। ठीक है सर। हाँ सर। ओके चलो सर, और कौन सा लाइट सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा वो? जिसका, अच्छा देखो, इसने मेरे को सौम्यत इतने क्वेश्चन पूछा, मैं इसका जवाब अभी देना चाहूंगा कि कौन सा लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। ये क्वेश्चन करेक्ट नहीं है, क्वेश्चन करेक्ट ये होना चाहिए था सर, हमको कैसा पता चलेगा कि अगर मेरे पास एक मेटल सरफेस है उससे इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है या नहीं। सबसे पहले तुमको मेटल सरफेस को क्या बोलूं, बोलना पड़ेगा कि सर ऐसा मेटल सरफेस, बिकॉज मेटल्स तो बहुत होते हैं ना, बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल्स है, और हर एक मेटल का वर्क फंक्शन जो होता है वो अलग अलग होता है। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी तुम लोगों ने ये सुना होगा, ठीक है ना। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो प्यार, किसके बीच का प्यार? एटम और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का पेयर। अगर हम ये कहते हैं कि कोई मेटल बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन को बहुत पसंद करता है, और ऐसे इलेक्ट्रॉन को ऐसे एक हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव मेटल से बाहर निकालने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो अगर बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल है तो उसका वर्क फंक्शन डेफिनेटली बहुत ज्यादा हो, बहुत ही ज्यादा हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऐसा एक मेटल है, ऐसा एक मेटल है जिसका
इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत हाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिव बहुत ज्यादा है। जैसे कि सीजियम, सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, तो सीजियम का जो वर्क फंक्शन होगा वो सबसे मिनिमम होगा। एंड वर्क फंक्शन किसी मेटल सरफेस का कितना है वो फिक्स्ड, वो साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च करके निकाल कर रखा है। तुम अगर अपना एनसीईआरटी का बुक खोलोगे वहां पर एक टेबल दिया हुआ है, हर एक अलग अलग मेटल का अलग अलग वर्क फंक्शन। तो अगर तुमको वर्क फंक्शन पता है तो तुमको फ्रीक्वेंसी भी पता होगा कि किस फ्रीक्वेंसी में इस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकल सकता है। तो वो फ्रीक्वेंसी या उससे ज्यादा, वो फ्रीक्वेंसी या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला लाइट उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर सकता है। यू वांट टू चेक द वर्क फंक्शंस, यू कैन चेक योर एनसीईआरटी बुक, वहां पर बहुत अच्छे से एक टेबल दिया गया है। ठीक है, एनी मोर डाउट्स? कम ऑन, एनी मोर डाउट्स? सर क्या है, कलर ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है? कलर ऑफ लाइट, या कलर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ना। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, तो कलर पे तो मतलब ओके सर। कलर पे तो डिपेंड करेगा ही ना, मतलब उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी बदलेगा तो कलर भी बदलेगा। तो कलर भी क्यों जा रहा है, तो यू शुड थिंक अबाउट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। कलर के बारे में यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं होता। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वी नेवर यूज द आइडिया ऑफ कलर टू एक्सप्रेस कि कौन सा कलर ऑफ लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन करेगा। वी ऑलवेज टॉक इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अच्छा, आगे के 10 मिनट्स में ये बंद हो जाएगा, मैं एक नया ज्वाइनिंग लिंक दूंगा, उसमें ज्वाइन कर लेना, ठीक है? अच्छा, इसका कोई फोटो खींचना चाहो तो खींच लो फटाफट। इसको शिफ्ट करूंगा, स्क्रीन को चेंज करूंगा, शिफ्ट कर लूं? बोलो रे। हाँ सर। ओके, चलो शिफ्ट करता हूँ। Yes, sir. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। अभी ये वाला डिस्कशन करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। बिकॉज बिफोर यू मूव ऑन टू दैट, एक छोटा सा डिस्कशन यहाँ पर भी करके जाना चाहूंगा। देखो, यहाँ पर हम फोटो करंट को स्टडी करेंगे। फोटो करंट मतलब ये जो ब्लू कलर का तुमको एरो दिख रहा है, विच इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये लोग ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट मतलब बनाते, जनरेट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि इस फोटो करंट को कंट्रोल करने वाला कौन सा फैक्टर्स? देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स व्हिच विल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ फोटो करंट। पहली बात क्या है, तुम अगर यहाँ पर लाइट जो तुम चमका रहे हो यहाँ पर, the light that you are incidenting on the metal surface, if you increase the intensity of that light, if you increase the intensity of the light, अभी अगर मैं इंटेंसिटी के टर्म्स में बात करूं तो तुम अपने दिमाग में ये सोचो, सर ने इंटेंसिटी बढ़ा दिया और हम पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को यूज करके इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या है? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाना है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं ज्यादा पैकेट्स गिरा रहा हूं पर सेकेंड। I am shooting more packets of energy on the metal plate per second, which means the number of electrons emitted will also be more, and accordingly the photocurrent also will be more. That means intensity of light, which is directly proportional to the number of packets of energy, number of photons hitting the metal surface, and it is directly proportional to the photoelectric current. एक तो ये फैक्टर इसको गवर्न करेगा। दूसरा फैक्टर, ये जो बैटरी का पोटेंशियल है ये भी गवर्न करेगा। बिकॉज देखो, ये जो बैटरी का पोटेंशियल है ये असिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक पहुंचने के लिए असिस्ट करता है। बिकॉज बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से निकल के तो आ जाते हैं, लेकिन उनके पास इतना एनर्जी नहीं होता कि वो लोग मतलब रिसीवर तक पहुंच पाए। तो अगर मैं यहाँ पर इस पोटेंशियल को बढ़ाते जाऊं तो इस मेटल सरफेस से जितना इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा ना, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द एनोड विल आल्सो कीप ऑन इंक्रीजिंग इफ आई कीप ऑन इंक्रीजिंग द बैटरी पोटेंशियल। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन्हीं फैक्टर्स को लेके हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे फैक्टर्स को ये अफेक्ट करता है, फोटो करंट को अफेक्ट करता है। सबसे पहला बारी जिसका आता है वो आता है वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी। वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी, वो ऑब्वियस है। मैं बस तुमको ये बताना चाहूंगा कि इन दिस केस इंटेंसिटी बोले मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है, और एनर्जी को अगर इंक्रीज करना है so definitely the number of photons falling on surface per unit time per unit area will also increase, and as expected, ध्यान से देखो,
इस ग्राफ को देखो, ये इंटेंसिटी का है और ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, पीईसी फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जब इंटेंसिटी 0 है, इसका मतलब है इंटेंसिटी 0, मतलब तुमने लाइट गिराया ही नहीं, लाइट गिराया ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी 0 होगा। बट एज यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, इसको तुम इमेजिन कैसे करोगे, सर अगर इंटेंसिटी बढ़ा रहा है तो सर मेरे को ये समझाने का कोशिश कर रहा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैकेट्स गिरा रहा हूँ, यहाँ पर 100 पैकेट्स गिरा रहा हूँ तो यहाँ पर 200, यहाँ पर 300 पैकेट, यहाँ पर 400 पैकेट, यहाँ पर 500 पैकेट। तो ऑब्वियस है ना, तुम अगर मेटल सरफेस पे नंबर ऑफ पैकेट्स शूट जो कर रहे हो, तुम थ्रो जो कर रहे हो, उसको अगर इंक्रीज करते जाओगे, सो व्हाट विल हैपन टू द करंट, द करंट आल्सो विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। यहाँ इंक्रीज किया और इंक्रीज किया और इंक्रीज किया और इंक्रीज किया, द करंट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। सो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, फोटोइलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी, ठीक है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर एक लाइन मैंने लिख के रखा है कि कीपिंग फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज कांस्टेंट, बिकॉज हमको पता है कि अगर मैं वोल्टेज को बढ़ा दूं वो भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट को अफेक्ट करेगा। बट यहाँ पर हम सिंपली इंटेंसिटी कैसे पीईसी को फोटो इलेक्ट्रिक करंट को अफेक्ट करता है, सिर्फ उसी को स्टडी करना चाहते हैं, और बाकी पैरामीटर्स को मैं कांस्टेंट रखूंगा। मैं बाकी पैरामीटर्स को वेरी करूंगा तो मैं स्टडी नहीं कर पाऊंगा कि सिर्फ इंटेंसिटी का फोटो इलेक्ट्रिक करंट में कैसा इफेक्ट करता है। तो हमने फ्रीक्वेंसी को भी चेंज नहीं किया और हमने वोल्टेज को भी चेंज नहीं किया। फ्रीक्वेंसी मतलब द काइंड ऑफ लाइट दैट वी आर शूटिंग ऑन द मेटल सरफेस इज द सेम। इस पूरे एक्सपेरिमेंट में जब मैं इंटेंसिटी बदल रहा था, मैंने लाइट का नेचर नहीं बदला। अगर मैं येलो लाइट गिरा रहा हूं तो येलो लाइट ही गिरा रहा उस मेटल सरफेस पे, हर एक सिचुएशन में। सिर्फ मैं क्या चेंज कर रहा हूं, सिर्फ मैं उस येलो लाइट का इंटेंसिटी चेंज कर रहा हूं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कीपिंग फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज कांस्टेंट, इंक्रीज इन द इंटेंसिटी। देखो ये लिखा हुआ, थिंक टॉर्च लाइट का पावर बढ़ा दिया, ऐसा करके लिख के रखा, मतलब मैंने टॉर्च लाइट का इंटेंसिटी बढ़ा दिया, number of photons hitting the plate will increase, thereby producing more photoelectrons and higher photoelectric current, ठीक है। So this is the first graph that we have to study. Anyone, any doubt in this? The platform is open, किसी को अगर कोई कुछ पूछना है तो come on. मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। चलो चलो, give me an answer. Is everything okay? चलो, give me a yes. Is everything okay? Yes, sir. Okay, चलो, give me 13 yes, एक जन गायब हो गया, for 13 yes आना चाहिए। ओके चलो, बढ़िया है, 13 तो yes आया नहीं है, भगवान जाने तुम लोग देख रहे हो नहीं देख रहे। ओके ओके, दैट्स गुड। ओके फाइन, सो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, देन वी मूव अहेड। 2 मिनट है, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ और एक नया लिंक दे रहा हूँ तुमको, ठीक है। आई एम एंडिंग द मीटिंग, गिविंग यू अ न्यू लिंक।